Hello, everybody. Welcome to this bullet revision series for CA Final Direct Taxes and International Taxation. आज हम ना बुलेट स्पीड में रिवाइज करने वाले हैं क्लबिंग और सेट ऑफ के प्रोविजंस जो आप एग्जाम से पहले ना मुझे पक्का पता है छोड़ के जाते हो। सी इंटरमीडिएट वाला टॉपिक है, बहुत जल्दी जल्दी कर लेंगे और बहुत कंसेप्चुअल तरीके से कर लेंगे ताकि इतना भी अगर आप सुन के चले गए ना एग्जाम में आपको सारे क्वेश्चन इसके बच जाए। तो शुरू करते हैं बिना किसी वेस्ट ऑफ टाइम के। क्लबिंग में सबसे पहले टैक्सेबिलिटी ऑफ इनकम फ्रॉम एन एसेट्स। सर अगर मेरे पास कोई एसेट है, फॉर एग्जांपल घर है, मैं उस घर से आने वाली इनकम को ना किसी को ट्रांसफर कर रहा हूँ। सर दो केसेस में, या तो एसेट भी ट्रांसफर कर दिया और इनकम भी ट्रांसफर कर दी, या सिर्फ और सिर्फ इनकम ट्रांसफर कर दी। उस केस में क्या होगा? सरकार कहती है अगर आपने ना इनकम ट्रांसफर कर दी बिना एसेट ट्रांसफर किए, सर मैंने बोला कि यार मेरे दोस्त को कि यार इनकम तुम रख लो, एसेट मेरे पास, इनकम तुम रख लो, सरकार कहती है मेरे हाथ में वो इनकम क्लब कर दी जाएगी। सेक्शन 60 ऐसा बोलता है। सर मैंने क्या किया? सर एसेट भी ट्रांसफर कर दिया और इनकम भी ट्रांसफर कर दी। सर उस केस में देखना पड़ेगा क्या मैंने कोई ऐसा ट्रांसफर किया है जो रिवोकेबल नहीं है। सर क्या मैं उस घर को वापस ले सकता हूँ? अगर घर को वापस नहीं ले सकता, सर वो इर्रिवोकेबल ट्रांसफर है, सर उस केस में ना सर इनकम मेरे हाथ में क्लब नहीं कर दी जाएगी, जिसको मैंने दिया उसके हाथ में क्लब कर दी जाएगी। लेकिन सर अगर रिवोकेबल ट्रांसफर है ना, मैंने ढोंग ढोंग करके सर गिफ्ट दे दिया उसको और इनकम उसके हाथ में टैक्सेबल करवाई और कभी वापस मांग सकता हूँ उस घर को, सरकार कहती है नहीं, रुक जाओ, वो रिवोकेबल ट्रांसफर है ना, आपके हाथ में ही टैक्सेबल कराई जाएगी, जिसने ट्रांसफर किया उसके हाथ में ही टैक्सेबल कराएगी। सेक्शन 61 ऐसा कहता है। सर अगर कोई एसेट आप एचयूएफ को ट्रांसफर कर देते हो ना, अगर आप कभी भी एसेट एचयूएफ को ट्रांसफर कर देते हो विदाउट या इनएडिक्वेट कंसिडरेशन पे, सर किसके हाथ में इनकम टैक्सेबल हो जाएगी? सीधे से आपके हाथ में टैक्सेबल हो जाएगी। सर जब तक एचयूएफ का पार्टीशन नहीं हो जाता ना, तब तक आपके हाथ में वो इनकम टैक्सेबल कराई जाएगी। एक बार एचयूएफ का पार्टीशन हो गया ना, तो जितनी भी इनकम आपके वाइफ को मिल रही है वो बस आपके हाथ में टैक्सेबल कराई जाएगी, अदरवाइज कोई भी और इनकम आपके हाथ में टैक्सेबल नहीं कराई जाएगी। सेक्शन 64 के क्लॉज 1 का पार्ट 4 और 5 क्या बोलते हैं? पार्ट 4 और 6 क्या बोलते हैं? सर कभी भी अगर अपना एसेट, कोई भी आपके पास एसेट है, आपने सर किसको दे दिया? आपने स्पाउस को दे दिया या फिर अपने बेटे की वाइफ को दे दिया? स्पाउस को दे दिया, बेटे की वाइफ को दे दिया, तो जितना भी इनकम उससे हो रही है ना, सर वो इनकम आपके हाथ में टैक्सेबल कराई जाएगी। अगर आपने इनएडिक्वेट ट्रांसफर करवाया ना सर, इनएडिक्वेट कंसिडरेशन में या फिर सर विदाउट कंसिडरेशन ट्रांसफर कर दिया, जितनी भी इनकम है ना सर आपके हाथ में टैक्सेबल करवा दी जाएगी। लेकिन सर इसमें कुछ कंडीशंस का ध्यान देना पड़ेगा। ध्यान देना, आपका और वाइफ का रिलेशन ना सर कंटिन्यू रहना चाहिए। एसेट ट्रांसफर करते टाइम और इनकम जनरेट करते टाइम ना आपका और आपका वाइफ का रिलेशन एज अ मैरिज कंटिन्यू रहना चाहिए। सर अगर लिव अपार्ट हो जाता है, यानी सर आप और आपकी वाइफ अलग हो जाते हो और आपने उनको कोई एसेट दे रखा है, तब अगर कोई इनकम मिल रही है ना सर, तो फिर वो वाइफ के हाथ में टैक्सेबल कराई जाएगी, आपके हाथ में टैक्सेबल नहीं कराई जाएगी। फिर लास्ट में कहता है अगर हाउस प्रॉपर्टी किसी आपने ना माइनर चाइल्ड को दे दी है विदाउट कंसिडरेशन में, सर उस केस में ना आपके हाथ में वो टैक्सेबल कराई जाएगी, माइनर चाइल्ड के हाथ में नहीं कराई जाएगी। लेकिन अगर माइनर मैरिड डॉटर, तो उस केस में माइनर मैरिड डॉटर के हाथ में करा दी जाएगी, आपके हाथ में नहीं कराई जाएगी। सर इंडिविजुअल कोई डीम्ड ओनर माना जाएगा फॉर सेक्शन 27 एंड फॉर सेक्शन 64। सर कोई भी आपको ध्यान देके चलना नहीं है इसमें। उसके अलावा सर कहता है अगर सर आप अपनी वाइफ के लिए हुए पैसे को बिज़नेस में इन्वेस्ट कर रहे हो और फिर उस बिज़नेस से कोई इनकम हो रही है ना, तो जितना भी प्रोपोर्शन आपकी वाइफ का है ना इन्वेस्टेड कैपिटल में, उतना आपकी वाइफ के हाथ में टैक्सेबल हो जाएगा। फॉर एग्जांपल सर मैंने बिज़नेस में 10 लाख रुपए लगाए हैं। इस 10 लाख रुपए में से ना 6 लाख मेरे हैं और सर 4 लाख रुपए मेरी वाइफ के हैं। सर साल भर में जितनी भी इनकम होगी ना इस बिज़नेस की, इस इनकम में से ना लगभग 40% सर मेरी वाइफ के हाथ में टैक्सेबल कराया जाएगा, मेरी वाइफ के हाथ में क्लब कर दिया जाएगा। इसके लिए एक फॉर्मूला दे रखा है, जितनी भी इनकम है ना सर उसमें गिफ्ट मनी सर आपको लेनी है। सर गिफ्ट मनी कौन सी डेट की? फर्स्ट डे ऑफ प्रीवियस ईयर में कैपिटल में जितना भी पोर्शन गिफ्ट मनी का था ना, उसको आप लोगे डिवाइडेड बाय टोटल कैपिटल ऑन फर्स्ट डे ऑफ प्रीवियस ईयर। आप इस प्रोपोर्शन में आप इनकम को बाइफरकेट करने वाले हो, जो भी दूसरे के हाथ में ना, गिफ्ट वाले पर्सन के हाथ में ना, उसके हाथ में टैक्सेबल करा दोगे। सेक्शन 64 क्या बोलता है? सर अगर एसेट ट्रांसफर कर दिया टू एनी अदर पर्सन फॉर द बेनिफिट ऑफ स्पाउस या सन्स वाइफ फॉर इनएडिक्वेट कंसिडरेशन, ये तो आपके हाथ में टैक्सेबल हो ही जाएगा, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। सर क्या कहता है? अगर कोई कमीशन है, कोई रेम्यूनरेशन है, कोई सैलरी है, सर आपकी स्पाउस को मिल रही है, सर आपके स्पाउस को मिल रही है, सर ऐसी जगह से जहां पे आपका सब्सटैंशियल इंटरेस्ट है। क्या बोला मैंने? सर ऐसी जगह से आपकी वाइफ को रेम्यूनरेशन, आपकी स्पाउस को रेम्यूनरेशन मिल रही है जहां पे आपका सब्सटैंशियल इंटरेस्ट है। ऑल्सो जितना आपकी वाइफ ना क्वालिफाइड नहीं है, आपकी वाइफ क्वालिफाइड नहीं है ना सर, उस केस में जितनी भी सैलरी आपकी वाइफ को मिल रही है ना, वो आपके हाथ में टैक्सेबल कराई जाएगी, ऐसा पॉइंट ही कह के चलता है। सर लेकिन अगर स्पाउस के पास ना टेक्निकल और प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है ना, इसलिए सर वाइफ के हाथ में टैक्सेबल कराई जाएगी, नहीं तो आपके हाथ में करा दी जाएगी। सर अदर पॉइंट कहता है अगर दोनों हस्बैंड और वाइफ सर सब्सटैंशियल इंटरेस्ट होल्ड करते हैं, तो किसके हाथ में क्लब की जाएगी इनकम? कहता है क्लब उसके हाथ में की जाएगी जिसकी सर क्लबिंग से पहले इनकम ज्यादा है। जिसकी क्लबिंग से पहले इनकम ज्यादा है, सर उसके हाथ में क्लब करा दी जाएगी, अगर दोनों का सब्सटैंशियल इंटरेस्ट है। और सर एक बार आपने क्लब कर दिया ना, तो फिर जीवन भर क्लब करते रहेंगे जब तक एओ को ना लगे कि आपको इनकम चेंज करनी चाहिए। सब्सटैंशियल इंटरेस्ट क्या होता है? सर अगर कोई भी रिलेटिव का बिज़नेस है, फॉर एग्जांपल सेल्फ का, सर मदर, फादर
ब्रदर सिस्टर लीनियर असेंडेंट लीनियर डिसेंडेंट का बिजनेस है, सब्सटेंशियल इंटरेस्ट तब माना जाएगा जब इन सब में ना 20% से ज्यादा शेयर होल्डिंग है एसएससी की। सर क्लबिंग ऑफ माइनर इनकम, सर माइनर की इनकम कब कब क्लब की जाएगी? सरकार कहती है सर माइनर की इनकम ना हमेशा पेरेंट की इनकम में क्लब की जाएगी। सर इसके कुछ एक्सेप्शन है, 3 एक्सेप्शन है। कहता है सर अगर माइनर ना 3 चीजें करता है तो फिर पेरेंट के हाथ में क्लब नहीं की जाएगी। कौन-कौन सा? सर अगर इनकम ऑफ माइनर किस कारण से आ रही है? सर मैनुअल वर्क के कारण आ रही है। वो मजदूरी कर रहा है इसलिए आ रही है उसके पास, या फिर सर इनकम ऑफ माइनर उसके स्किल और टैलेंट कारण आ रही है। सर वो ट्रेन में गाना वगैरह गा रहा है इसलिए सर, या फिर कह रहा है अगर माइनर चाइल्ड ना किसी डिसेबिलिटी सफर कर रहा है। इन 3 केसेस में ना माइनर की इनकम माइनर के हाथ में क्लब की जाएगी, अदरवाइज सारी की सारी इनकम ना पेरेंट के हाथ में क्लब की जाएगी। लेकिन ध्यान देना पड़ेगा सर, सुनना। सर अगर कोई माइनर की अगर माइनर के हाथ में कोई इनकम है, फॉर एग्जांपल माइनर के हाथ में इनकम कितनी, 1 लाख रुपए की इनकम पड़ी हुई है माइनर के हाथ में। सर ये माइनर की हाथ की इनकम सर किसके हाथ में क्लब होगी? सर पेरेंट के हाथ में क्लब हो जाएगी। सरकार कहती है इस अगर अपने इस पेरेंट ने ना क्या किया, इसको इन्वेस्ट कर दिया, इस इन्वेस्ट करने के बाद 1000 रुपए का इंटरेस्ट मिला साल भर में, सर इंटरेस्ट इनकम भी पेरेंट के हाथ में क्लब की जाएगी। यानी सर माइनर की इनकम को अगर आप इन्वेस्ट करके दोबारा इनकम जनरेट करते हो ना, वो भी पेरेंट के हाथ में क्लब कर दी जाएगी। सर कहते हैं जितने भी माइनर आपके पास चाइल्ड है ना, उनकी अगर आपके पास इनकम है ना, तो उनके लिए सर 1500 रुपए पर एनम का एक स्टैटिक डिडक्शन आपको मिल जाएगा, 1500 रुपए पर एनम का डिडक्शन मिल जाएगा आपकी इनकम से। सर कहते हैं एक बार किसी माइनर की इनकम किसी पेरेंट के साथ क्लब हो गई ना, फिर आजीवन उन्हीं के साथ होने वाली है क्लब। सर अगर एओ को लगता है कि चेंज करना चाहिए तो एओ करवाने देगा, अदरवाइज आप चेंज नहीं कर सकते। उसके अलावा कहता है कि अगर सच पेरेंट्स अलग हो जाते हैं तो माइनर की इनकम किस पेरेंट के साथ क्लब की जाएगी? जिस पेरेंट के साथ ना माइनर रहता है। इस चीज का आपको ध्यान देके चलना है। सर क्रॉस ट्रांसफर क्या कहता है? सर फॉर एग्जाम्पल मिस्टर मिस्टर एस है और यहाँ पे मिस्टर टी है। सर मैंने क्या किया ना, मिस्टर एस ने ना मिस्टर टी की वाइफ को, मिस्टर एस है मिस्टर टी की वाइफ को, सर मिस्टर टी की वाइफ को कितना दे दिया? सर 10 लाख रुपए दे दिए। और मिस्टर टी ने ना मेरी वाइफ को मिसेस एस को क्या किया? सर 8 लाख रुपए दे दिए। सर हम दोनों भाई हैं। एक बात बताओ, मैंने अपनी भाभी जी को सर 10 लाख दे दिया और मेरे भाई ने ना मेरी वाइफ को 8 लाख रुपए दे दिए, ताकि सर इनकम मिसेस एस के हाथ में आ जाए और यहाँ मिसेस टी के हाथ में इनकम आ जाए, जो भी इंटरेस्ट इनकम आ रही है। सरकार कहती है ना जितना भी कॉमन अमाउंट है ना, वो इनके हस्बैंड्स के हाथ में टैक्सेबल करा दिया जाएगा। दिस इज व्हाट वी कॉल क्रॉस ट्रांसफर। सर इसमें कॉमन अमाउंट कितना है? 8 लाख रुपए। इसमें जितना भी इंटरेस्ट है, फॉर एग्जाम्पल 12% अगर आप निकालते हो, 12% निकालते हो तो कितना हो जाता है? 96,000 रुपीज का इंटरेस्ट आता है ना, ये पूरा का पूरा इनके हस्बैंड के हाथ में कराया जाएगा। इतना बैलेंस इंटरेस्ट बच रहा है ना, वो फिर वाइफ के हाथ में करा दिया जाएगा। क्या कहता है? क्या कहता है? क्लबिंग प्रोविजन शैल अप्लाई टू क्रॉस गिफ्ट्स। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे मिस्टर एस ने सर मिसेस टी को गिफ्ट कर दिया और मिस्टर टी ने ना मिसेस एस को गिफ्ट कर दिया, सर जितना भी कॉमन अमाउंट पे गिफ्ट कर रखा है ना, उस कॉमन अमाउंट का इंटरेस्ट इनके हस्बैंड्स के हाथ में टैक्सेबल करा दिया जाएगा। प्लस सर एक और चीज़ कह दिया सर, लॉसेस को भी क्लब करना है। सर अगर आप इनकम को क्लब कर रहे हो तो लॉसेस को भी क्लब करना पड़ेगा, इसका भी ध्यान देके चलना। प्लस सर कहता है कभी भी अगर कैपिटल गेन ऑन ट्रांसफर्ड कैपिटल एसेट है ना सर, उसको भी क्लब करोगे। सर ध्यान देना सर, अगर मैंने क्या किया, मैंने अपनी वाइफ को एक गिफ्ट दे दिया, घर गिफ्ट कर दिया और ये बोला कि यार मैं तो अपनी वाइफ से प्यार करता हूँ, उसका प्यार मेरे लिए कंसिडरेशन है। सरकार कहती है नेचुरल लव भले कंसिडरेशन हो सकता है, लेकिन वो कभी भी एडिक्वेट कंसिडरेशन नहीं होने वाला, इसका भी आपको ध्यान देके चलना है। और सर क्लबिंग प्रोविजंस अप्लाई करेंगे फर्स्ट जनरेटेड इनकम को, सेकंड जनरेटेड इनकम को नहीं अप्लाई करते। मतलब सर क्या हुआ, सर फॉर एग्जांपल मैंने अपनी वाइफ को सर 1 लाख रुपए गिफ्ट कर दिए। सर 1 लाख रुपए गिफ्ट कर दिए, 1 लाख से जो भी इनकम हो रही है ना, 1 लाख रुपए की जो इनकम हो रही है ना, 10,000 रुपए की इंटरेस्ट की इनकम, वो मेरे हाथ में क्लब कर दी जाएगी। सरकार कहती है मेरी वाइफ ने ना वापस इस 1,10,000 रुपए कहीं और इन्वेस्ट कर दिए। तो सर इसमें इनकम में अगर फिर से कोई अगर इंटरेस्ट इनकम हो रही है, फॉर एग्जांपल 11,000 रुपए की इंटरेस्ट इनकम हो रही है, इस 11,000 में 10,000 जो मेरी ओरिजिनल इनकम का पोर्शन है, वो तो मेरे हाथ में ही क्लब कराया जाएगा। लेकिन जो एडिशनल इनकम पे वापस से इनकम हो रही है ना, यानी इंटरेस्ट इनकम पे वापस इंटरेस्ट इनकम हो रही है ना, ये 1,000 रुपए मेरी वाइफ के हाथ में क्लब कराया जाएगा। यानी सेकंड जनरेटेड इनकम ना सर क्लब नहीं होती, सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट हैंड जनरेटेड इनकम ही क्लब की जाती है। दिस वाज ऑल अबाउट क्लबिंग प्रोविजंस। सेट ऑफ प्रोविजंस की बात करते हैं। सर सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड के प्रोविजंस के बारे में बात करते हैं, सुनना क्या कहते हैं। सबसे पहले सेक्शन 70 बात करता है इंट्रा हेड सेट ऑफ। सर इंट्रा हेड आपको एक ही हेड के अंदर आपस में सेट ऑफ करने के बाद ही आपको टोटल इनकम कंप्यूट करनी है। सर किसी भी हेड को आप सेट ऑफ कर सकते हो, लेकिन इसमें 4 एक्सेप्शंस हैं। क्या कहता है, कभी भी अगर आपको कोई लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस है ना, कोई भी लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस है ना सर, इस लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस को आप किससे सेट ऑफ कर सकते हो? सिर्फ और सिर्फ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से ही कर सकते हो। सेकंड चीज, अगर आपका कोई ओनिंग एंड मेंटेनिंग ऑफ हॉर्स रेसेस का काम है ना सर, इसका कोई लॉस हो रहा है ना सर, इस लॉस को आप इसी की इनकम से कर सकते हो। इसका सर कोई स्पेक्युलेटिव बिजनेस लॉस है ना, इसको आप सिर्फ और सिर्फ स्पेक्युलेटिव बिजनेस से ही कर सकते हो, स्पेक्युलेटिव बिजनेस के गेन से सेट ऑफ कर सकते हो। प्लस सर कहते हैं कोई स्पेसिफाइड बिजनेस का लॉस है तो आप सिर्फ और सिर्फ स्पेसिफाइड बिजनेस के लॉस से ही सेट ऑफ कर सकते हो। बाकी आप सर इंटर हेड में किसी भी हाउस प्रॉपर्टी को हाउस प्रॉपर्टी से कर सकते हो, किसी भी आईएफओएस के लॉस को आईएफओएस से कर सकते हो, किसी भी सर बिजनेस के लॉस को किसी बिजनेस लॉस से कर सकते हो। इन बस 4 चीजों का आपको इंट्रा हेड में ध्यान देके चलना है। इंटर हेड में किनका ध्यान देना है? सरकार कहती है
सर एक हेड का आप दूसरे हेड से बड़े आराम से कर सकते हो। एक हेड का लॉस दूसरे हेड के से बड़े आराम से कर सकते हो, लेकिन सर इन 4 चीज़ों के साथ इन 3 चीज़ों का यानी 7 चीज़ों का आपको ध्यान देना है। सर क्या 7 चीज़ें सुनना। सर कहते हैं सबसे पहले लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस को ना आप सिर्फ और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से कर सकते हो, ठीक है? किसी और हेड से नहीं कर सकते। फिर कहते हैं ओनिंग एंड मेंटेनिंग ऑफ रिसोर्सेज का जो लॉस है ना, वो सिर्फ और सिर्फ आप ओनिंग एंड मेंटेनिंग ऑफ रिसोर्सेज से ही कर सकते हो, अदरवाइज़ किसी और से नहीं कर सकते। सर कोई स्पेक्युलेटिव बिज़नेस लॉस है किसी और हेड से कर सकता हूँ क्या? नहीं कर सकता बाबू, बिल्कुल नहीं कर सकता। फिर लास्ट में कहता है जितना भी स्पेसिफाइड बिज़नेस का लॉस है ना, जितना भी स्पेसिफाइड बिज़नेस का लॉस है ना, उस स्पेसिफाइड बिज़नेस के लॉस को भी ना मैं सिर्फ़ और सिर्फ़ स्पेसिफाइड बिज़नेस के लॉस से ही कर सकता हूँ, किसी और से नहीं कर सकता। सर प्लस कहता है जितना भी शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस है ना, शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस, इसको ना सिर्फ़ मैं 2 हेड सेट ऑफ कर सकता हूँ। एक लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस और एक शॉर्ट टर्म ए लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और एक शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। इसको सिर्फ़ 2 ही हेड से कर सकता हूँ, अदरवाइज़ किसी भी तरीके से नहीं कर सकता। सर जो भी पीजीबीपी का लॉस है ना, पीजीबीपी का लॉस मैं सैलरी हेड से नहीं कर सकता, इसका आपको ध्यान देके चलना पड़ेगा। सर पीजीबीपी किसी भी तरीके से सैलरी हेड से सेट ऑफ नहीं हो सकता। प्लस सर कहता है कोई भी हाउस प्रॉपर्टी का लॉस है ना, वो किसी भी और हेड से कर सकते हो, लेकिन सर मैक्सिमम आप 2 लाख रुपए पर एनम तक कर सकते हो, उससे ज़्यादा आप नहीं कर सकते। क्या ये बात आपको समझ में आती है? हाँ सर। सीक्वेंस क्या होने वाला है लॉसेस का ध्यान देना। सबसे पहले ना आपको करंट ईयर के फर्स्ट में इंट्रा हेड एडजस्टमेंट करने पड़ेंगे। आपको हाउस प्रॉपर्टी का लॉस पहले हाउस प्रॉपर्टी से एडजस्ट करना पड़ेगा। बिज़नेस का लॉस बिज़नेस से करना पड़ेगा। उसके अलावा सर बाकी जो लॉसेस है ना इंट्रा हेड एडजस्टमेंट करने पड़ेंगे। बाद में सर आप इंटर हेड एडजस्टमेंट करने वाले हो और जितना भी बचेगा ना सर आप उसको कैरी फॉरवर्ड करने वाले हो। ध्यान देना आईएफओएस के लॉसेस ना कैरी फॉरवर्ड नहीं हो सकते और फिर उसके बाद में सारे के सारे आप ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस अगर आपको यूज़ करने हैं तो कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। सर अनअब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन आप किसी भी हेड से सेट ऑफ कर सकते हो, लेकिन सैलरी से आप नहीं कर सकते। मैंने अभी आपको फिर से रिपीट करके बता रहा हूँ, आपने बिज़नेस हेड से आप सैलरी हेड की इनकम नहीं सेट ऑफ कर सकते। बिज़नेस लॉस को आप सैलरी से यूज़ नहीं कर सकते सेट ऑफ करने के लिए। सेम टू सेम कहता है बिज़नेस लॉस को ना आप बिज़नेस अनअब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन को ना आप सैलरी सेट ऑफ नहीं कर सकते, बाकी किसी भी हेड से कर सकते हो। सर कितने टाइम तक के लिए लॉस कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो? सुनना, हाउस प्रॉपर्टी का लॉस ना 8 साल के लिए कैरी कर सकते हैं। क्या रिटर्न टाइम पे फाइल करना मैंडेटरी है? ना बाबू, ज़रूरी नहीं है। सर जितना भी बिज़नेस लॉस है ना सर 8 साल के लिए कर सकते हैं रिटर्न फाइल करना, लेकिन इसके लिए मैंडेटरी टाइम पे। सर जितना भी स्पेक्युलेटिव बिज़नेस का लॉस है ना, उसको 4 साल के लिए कर सकते हैं, रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी है। सर कितना 35 ईडी का लॉस सर इनफाइनाइटली कैरी कर सकते हैं सर, लेकिन इसके लिए भी रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी टाइम पे। सर कैपिटल गेन का लॉस सर 8 साल के लिए कैरी कर सकते हैं, इसके लिए भी रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी है। और सर कहते हैं ओनिंग एंड मेंटेनिंग ऑफ रिसोर्सेज सर 4 साल के लिए कैरी कर सकते हैं, इसमें भी रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी है। सर अनअब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन को ना आप लाइफ लॉन्ग तक कभी भी कैरी कर सकते हो, उसके लिए भी टाइम इसके लिए आरटीआई फाइल करना मैंडेटरी टाइम पे नहीं है। मैंने क्या बोला? सर किन-किन केसेस के लिए आरटीआई फाइल करना मैंडेटरी नहीं है? एक अनअब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन के लिए और दूसरा मैंने बोला हाउस प्रॉपर्टी लॉस के लिए, इन दोनों के लिए आरटीआई टाइम आरओआई टाइम पे फाइल करना मैंडेटरी नहीं है। सेकंड चीज़ किन-किन लॉसेस को सर मैं 4 साल के लिए कर सकता हूँ? सर मैंने बोला पहला जो स्पेक्युलेटिव इनकम का लॉस है ना, ये 4 साल के लिए रहता है और दूसरा सर ओनिंग एंड मेंटेनिंग ऑफ रिसोर्सेज, इतना आपको याद हो जाएगा, आपको बाकी सारी चीज़ें अपने आप याद हो जाएगी। अदर पॉइंट सर अगर इनकम कोई एग्ज़ेम्प्ट डन तो उसके लॉसेस का आपको कोई भी ट्रीटमेंट नहीं करना। मान लो फॉर एग्ज़ाम्पल कोई इनकम एग्ज़ेम्प्ट निकली आपकी, जैसे एग्रीकल्चर इनकम। सर एग्रीकल्चर इनकम पे आप पे वैसे भी टैक्स नहीं लगाते, तो फिर एग्रीकल्चर इनकम अगर एग्ज़ेम्प्ट निकलेगी तो वापस उस पे टैक्स क्यों, उसका लॉसेस क्यों सेट ऑफ दे देंगे? सरकार कहती है लॉसेस सेट ऑफ नहीं मिलने वाले। सर कहता है एनी लॉसेस इंक्लूडिंग अनअब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन कैन नॉट बी सेट ऑफ अगेंस्ट फॉलोइंग इनकम। सर कोई भी अनअब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन इन इनकम से सेट ऑफ नहीं हो सकता। सर कौन-कौन सी इनकम कहता है? जो कैजुअल इनकम है सर, कोई विनिंग्स की है, लॉटरी की इनकम है सर या फिर हॉर्स रेसिंग वाली इनकम है सर, उसमें नहीं कर सकते आप। सर उसके अलावा कहता है कोई भी विनिंग्स है ऑनलाइन गेमिंग में सर 115 बीबीजे वाली सर याद करो, एमपीएल, ड्रीम 11 वाली सर वो वाली इनकम्स। प्लस कहता है कोई भी अनडिस्क्लोज्ड इनकम है सर, अनडिस्क्लोज्ड इनकम याद आ रही है सर सेक्शन 68 कैश क्रेडिट, फिर उसके अलावा अनेक इन्वेस्टमेंट्स की, फिर उसके बाद हमने 68 बी में हमने पढ़ा हुआ था कोई भी एक्सपेंडिचर हमने कर रखा था, 68 सी में हमने पढ़ रखा था कोई भी आपने एसेट एक्वायर कर रखा है या फिर 68 डी में हमने हुंडी का पढ़ा हुआ था, ये सब चीजें हमने पढ़ी हुई थी। उसके ये सब से भी आप सेट ऑफ नहीं कर सकते। इन सारी इनकम्स को भी ना आप किसी भी लॉसेस सेट ऑफ नहीं कर सकते। प्लस सर कहते हैं कुछ ऐसे लॉसेस होते हैं ना जिनको आप ना सेट ऑफ कर सकते हो ना कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। सर कौन-कौन से? कहता है जो भी ना लॉटरी के लॉसेस है ना इनको आप सेट ऑफ नहीं कर सकते किसी और हेड से और कैरी फॉरवर्ड भी नहीं कर सकते। और फिर कहता है जितना भी ना वर्चुअल डिजिटल एसेट के लॉसेस है ना इनको भी आप कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते। उसके अलावा कहता है जितने भी ना एग्जेम्प्ट सोर्सेस के लॉसेस है ना इनको भी कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते और आईएफओएस के लॉसेस को भी आप कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते हैं। ओके, अब थोड़ा आपका दिमाग ध्यान से इधर चाहिए, क्या कह रहा हूँ? सर कैरी फॉरवर्ड एंड सेट ऑफ इन केस ऑफ अमलगमेशन, डीमर्जर एंड कन्वर्जन। सर इन केसेस में ना अमलगमेशन के केस में जो पुरानी कंपनी अमलगमेटेड कंपनी या डीमर्ज्ड कंपनी या बिफोर कन्वर्जन वाली कंपनी, सर उनके लॉसेस का क्या ट्रीटमेंट होगा सुनना।
कोई भी अमलगमेशन हो रहा है ना, अमलगमेटिंग कंपनी के लॉसेस ना पूरे के पूरे अमलगमेटेड कंपनी को मिल जाएंगे, पुरानी कंपनी से नए साल की नई कंपनी को मिल जाएंगे। कितने टाइम के लिए मिलेंगे? फ्रेश 8 ईयर्स के लिए मिलेंगे। सर फॉर एग्जांपल पहले 7 साल होने वाले थे, लॉस एक्सपायर होने वाला था 1 साल में। सर लेकिन इसने ना अमलगमेट कर लिया दूसरी कंपनी के साथ, तो इस नई कंपनी को ना 8 साल के लिए मिल जाएगा, फ्रेश 8 ईयर्स के लिए कैरी फॉरवर्ड करने को मिल जाएगा लॉसेस। डीमर्जर के केस में सर डीमर्ज्ड कंपनी से रिजल्टिंग कंपनी को लॉसेस मिलेंगे सर, कितने मिलेंगे? रिमेनिंग ऑफ 8 साल के लिए मिलेंगे। यानी सर अगर डीमर्ज कंपनी ने ना 8 साल में से 4 साल यूज कर लिए सर, तो नई वाली कंपनी को ना सर कितने टाइम के लिए मिलेगा? सिर्फ और सिर्फ बैलेंस 4 इयर्स के लिए मिलने वाला है। सर कन्वर्जन टू कंपनी हो रहा है सर, कोई प्रोप्राइटरशिप किसी सक्सेसर में कन्वर्ट हो रहा है सर, फ्रेश 8 इयर्स के लिए मिल जाएगा। फिर अनलिस्टेड कंपनी एलएलपी के लिए कन्वर्ट हो रही है, उसके लिए भी सर फ्रेश 8 इयर्स मिल जाएगा। सर ध्यान देना, ओनली बिजनेस लॉसेस ही सर, इन चारों केसेस में सिर्फ और सिर्फ बिजनेस लॉसेस ही कैरी फॉरवर्ड होने वाले हैं, उसमें भी स्पेक्युलेटिव नहीं होने वाले। अनअब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन भी कैरी फॉरवर्ड हो सकता है। सिर्फ बिजनेस लॉस, कोई भी हाउस प्रॉपर्टी का कोई भी कैपिटल गेन आपका कैरी फॉरवर्ड नहीं होने वाला नई एंटिटी में, सिर्फ और सिर्फ बिजनेस लॉस ही होने वाले हैं। सर डीमर्जर केस में लॉसेस कैसे अपोर्शन करेंगे, इसमें आपको ध्यान देकर चलना पड़ेगा। सर अगर फॉर एग्जाम्पल रिलायंस थी, रिलायंस से सर अलग हो गई सर जियो फाइनेंशियल सर्विसेज, सर अगर लॉस सिर्फ और सिर्फ जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के कारण हुआ था ना, अलग करते रहे, जितना भी लॉस था ये जियो फाइनेंशियल सर्विसेज लेके चलेगी। लेकिन सर अगर लॉस ना टोटल रिलायंस का हुआ था, इसमें सर जियो फाइनेंशियल स्टेट सर्विसेज अलग हो गई, लेकिन सर आप अपोर्शन नहीं कर पा रहे कितना हिस्सा इसका था। सरकार कहती है जितना भी प्रोपोर्शन सर नेट एसेट्स का जितना प्रोपोर्शन जियो फाइनेंशियल सर्विसेज में गया ना, उतने प्रोपोर्शन में आप कर दोगे। फॉर एग्जांपल सर रिलायंस के टोटल नेट एसेट्स 1000 करोड़ के थे, इसमें जियो फाइनेंशियल सर्विसेज 100 करोड़ के एसेट अपनी नई एंटिटी में ले गया। इसके प्रोपोर्शन में सर जितना भी लॉसेस था ना, मान लो 80 करोड़ का, 100 करोड़ का जितना भी लॉसेस था ना, इस प्रोपोर्शन में आप जियो फाइनेंशियल सर्विसेज को आप दे दोगे, उतना उसको मिल जाएगा। सर अमलगमेशन के केस में सर कैसे मिलने वाला है? सर अमलगमेशन केस में 4 एंटिटीज को ही सिर्फ अमलगमेशन के टाइम पे नई कंपनी को मिलने वाला है। सर किसी भी केसेस में अमलगमेशन नहीं मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ 4 केसेस मिलने वाला है। सर कौन से 4 केसेस कहता है? अगर कभी बैंकिंग कंपनी किसी दूसरे स्पेसिफाइड बैंक के साथ सर अमलगमेट हो जा रही, फॉर एग्जांपल सर विजया बैंक सर यूनियन बैंक के साथ अमलगमेट हो जा रही है, सर उस केस में विजया बैंक के लॉसेस यूनियन बैंक को मिल जाएंगे। सर कहता है अगर कोई कंपनी सर जो इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग या फिर शिप ओन करती है ना, वो किसी या फिर होटल ओन करती है किसी दूसरी कंपनी के साथ मर्ज हो जाए, इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग शिप या फिर होटल किसी दूसरी कंपनी से मर्ज हो जाए सर, उस केस में भी लॉसेस मिल जाएंगे। फिर कहता है कोई भी अगर एक पब्लिक सेक्टर कंपनी दूसरी पब्लिक सेक्टर कंपनी से मर्ज हो जाती है ना सर, उस केस में भी उसको अमलगमेशन के केस में सारे के सारे लॉसेस नई कंपनी को मिल जाएंगे। चौथा केस इंपॉर्टेंट है, थोड़ा फोकस आपका चाहिए इधर, क्या कह रहा हूँ सर? अर्स्टवाइल पीएससी अर्स्टवाइल पीएससी मतलब क्या होता है? सर किसी कोई पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज था, सर सरकार ने डिसइन्वेस्टमेंट किया, करते गए सर, करते जाने के बाद ना सर वो प्राइवेट कंपनी बन गया। एक पॉइंट आया होगा ना सर, आखिरी शेयर गवर्नमेंट ने बेचा होगा कि वो कंपनी पब्लिक से प्राइवेट बन जाए, आखिरी शेयर तो बेचा होगा ना, जब वो सर अर्स्टवाइल बन गई। एक पॉइंट आया होगा जहां पे वो पब्लिक से प्राइवेट बनी होगी सर, उस कंपनी को अर्स्टवाइल पीएससी बोलते हैं, जो पहले पब्लिक इंटरप्राइज था अब प्राइवेट कंपनी बन गए। सर इन पब्लिक इंटरप्राइजेस में एक रूल रहता है सर कि कुछ टाइम तक ना, एटलीस्ट सर 5 साल तक 4 साल तक सर, आप 5 साल तक 4 साल तक ना सर आप अपने कंपनी के शेयर्स किसी और को नहीं दे सकते या किसी और के साथ मर्ज नहीं कर सकते। सरकार कहती है अगर इस टाइम पीरियड ओवर होने के बाद सर, इस शेयर परचेज एग्रीमेंट के पीरियड को ओवर होने के बाद अगर ये अर्स्टवाइल पीएससी किसी के साथ मर्ज हो रही है ना, अगर अर्स्टवाइल पीएससी किसी के साथ मर्ज हो रही है ना, उस केस में ना सर हम आपको मर्जर अलाउ कर देंगे और जितने भी लॉसेस थे ना इस पीएससी के, उस नई वाली एंटिटी को दे देंगे। लेकिन इसमें एक कंडीशन है, ध्यान देना, जिस दिन सर डिसइन्वेस्टमेंट का फाइनल स्टेज था ना, जिस दिन डिसइन्वेस्टमेंट का फाइनल स्टेज था ना, उस दिन जो लॉसेस थे, फॉर एग्जांपल 80 करोड़ के लॉसेस थे, और जिस दिन आप मर्जर कर रहे हो सर, जिस दिन आप मर्जर कर रहे हो ना, फॉर एग्जांपल उस दिन 90 करोड़ के लॉसेस थे, आपको ध्यान दे रहा हूं सर, लॉसेस आपको कितने ही अलाउ होंगे, जितने या तो मर्जर वाले दिन थे या तो जिस दिन आपके डिसइन्वेस्टमेंट वाले दिन थे सर, विच एवर इज लोअर वाले लॉसेस आपको नई एंटिटी को मिलने वाले हैं। थोड़ा टेक्निकल था, वापस सुनोगे आराम समझ में आ जाएगा, कुछ भी मुश्किल नहीं था इसमें। क्या कहता है? अर्स्टवाइल पीएससी सर, जो सीपीएससी थी लेकिन सर बंद हो गई क्योंकि स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट हुआ। सर किसी दूसरी कंपनी के साथ मर्जर हो रहा है, लेकिन ध्यान देना, शेयर परचेज एग्रीमेंट जो कि स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट के कारण रोक के रखा था एमलगमेशन से सर, वो शेयर परचेज एग्रीमेंट खत्म हो गया और उसके 5 साल के अंदर सर इसका मर्जर हो गया। सर कहता है लॉसेस ऑफ और अनअब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन ऑफ अमलगमेटिंग कंपनी सर, इन केस ऑफ पॉइंट 4 सर, अमलगमेटिंग कंपनी का जो भी लॉसेस और डेप्रिसिएशन होंगे ना, व्हिच विल बी डीम्ड टू बी लॉस एंड अनअब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन ऑफ द अमलगमेटेड कंपनी शैल नॉट बी मोर देन लॉसेस और अनअब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन ऑफ द पीएससी ऑन द डेट ऑन व्हिच इट सीजेस टू बी डिसइन्वेस्टमेंट। सर फॉर एग्जांपल डिसइन्वेस्टमेंट वाली दिन 80 करोड़ के लॉसेस थे और सर जिस दिन अमलगमेशन हो रहा है उस दिन 90 करोड़ के लॉसेस थे। सरकार कहती है कि आपको 90 नहीं मिलने वाले, आपको मैक्सिमम कितने मिल सकते हैं लॉसेस कैरी फॉरवर्ड करने के लिए? जितना डिसइन्वेस्टमेंट वाले दिन थे ना, उतने ही मैक्सिमम लॉसेस कैरी फॉरवर्ड करने को मिल सकते हैं। सर इनमें अमलगमेशन में कुछ कंडीशंस को आपको फॉलो करना पड़ेगा। सर क्या कंडीशंस है सुनना।
क्या कहता है, जो भी एसएससी है ना कम से कम अमलगमेशन से 3 साल पहले तो बिज़नेस करना ही चाहिए। अगर आपको अमलगमेशन करके अगर लॉसेस कैरी फॉरवर्ड करवाने हैं ना, जिस साल अमलगमेशन करवा रहे हैं उसके 3 साल पहले तक ना आपने बिज़नेस किया हुआ हो, आप बिज़नेस का अमलगमेशन नहीं कर सकते किसी और के साथ। प्लस सर क्या कहता है सुनना, should hold at least 75% of the book value of the asset which it held at least 2 year prior to the date of amalgamation। यानी सर जिस दिन अमलगमेशन हो रहा है 2 साल पहले अमलगमेशन के, सर अगर आपके पास सर इतने एसेट्स थे, मान लो 100 करोड़ के एसेट्स थे, आपके पास ना कम से कम अमलगमेशन की डेट तक ना 2 साल तक आपको सर कम से कम सर 75 करोड़ के तो एसेट्स रखने ही रखने हैं। यानी सर जो 2 साल पहले आपके पास एसेट्स थे ना, उसके 75% एसेट्स तो आपको अमलगमेशन की डेट तक चाहिए ही चाहिए। ये 2 कंडीशंस को आप फुलफिल करोगे सर, अमलगमेटिंग कंपनी के लिए पूरी तरह से वैलिड हो जाएगा। सर अमलगमेटेड कंपनी के लिए भी कुछ कंडीशंस है। क्या कहता है सर, अमलगमेशन तुमने कर लिया ना, सर 5 साल तक आपको बिज़नेस भी करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आप बंद बिज़नेस के लिए आप लॉसेस ले जाओ, नहीं, तुमको बिज़नेस करना पड़ेगा 5 साल तक के लिए आपको बिज़नेस करोगे तब जाके ही आपको अमलगमेशन मिलने वाला है। अमलगमेशन का बेनिफिट मिलने वाला है। फिर क्या कहता है, इन केस ऑफ इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग शैल फुलफिल द फॉलोइंग कंडीशन। अगर कोई इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग सर होटल बन जा रही है, इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग होटल या फिर कोई शिप कंपनी सर अगर किसी दूसरी कंपनी के साथ अमलगमेट हो रही है, उनको क्या कंडीशन फुलफिल करना पड़ेगा? सरकार कहती है उनको ना कम से कम सर 4 साल के एंड तक विथ अप टू एंड ऑफ 4 ईयर तक अपनी कम से कम ना सर 50% कैपेसिटी यूटिलाइजेशन तक आ जाना है। 50% कैपेसिटी यूटिलाइजेशन तक आ जाना है। सर 5th ईयर तक आपको लगा 5th ईयर में भी ना आपको 50% इस कैपेसिटी को कंटिन्यूड रखना है। इस चीज़ का आप ध्यान देके चलने वाले हैं। ऑल्सो सर एक चीज़ का ध्यान देना, सीजी चाहे ना तो इस ग्रांट को इसको सर रिलैक्सेशन दे सकती है, 50% वाली लिमिट को कम भी कर सकती है। प्लस सर क्या कहता है, शुड कंटिन्यू टू होल्ड एट लीस्ट 75% ऑफ द फिक्स्ड एसेट ड्यूरिंग द एमलगमेशन। फॉर एग्जांपल पुरानी कंपनी थी, उसके 100 करोड़ के एसेट्स थे। सर ये पूरे के पूरे नई एंटिटी में चले गए। सर सरकार कहती है ना कि जो 100 करोड़ के एसेट्स आए थे ना, सर इसके कम से कम ना सर 75% तो आप होल्ड करके ही रखो। सर अगर आर्ट्स आपको होल्ड करके रखना है 75%, अगर आप सर नहीं होल्ड कर पाएँ तो आपके लिए फिर दिक्कत हो जाएगी। आपके लिए सर अमलगमेशन की एग्जेम्पशन विथड्रॉ कर लेंगे। सरकार कहती है अगर इनमें से कोई भी कंडीशन आपने फुलफिल नहीं की ना, तो जितना भी आपने सर लॉस सेट ऑफ किया हुआ है या कैरी फॉरवर्ड कर रखा है ना, उस लॉस को डिसअलाउ कर देंगे और जितना सेट ऑफ कर दिया सर उसको इनकम ट्रीट कर देंगे। कितने साल में सर 8 साल के अंदर आपको डिसअलाउ कर दिया जाएगा। पर फ्रेश ईयर तक आपको कंडीशन सारी की सारी सैटिस्फाई करवानी है। 75% वाली भी 8 ईयर्स के लिए कंडीशन सैटिस्फाई करानी है। उसके अलावा क्या कहता है, डीम्ड इनकम। सर कहता है इफ एनी ऑफ द अबव कंडीशन is violated, then set off losses and depreciation made by the amalgamating company shall be deemed income of the amalgamated company in the year of violation। सेक्शन 79 बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है दोस्त, मेरे को आपका अटेंशन चाहिए सेक्शन के लिए, बहुत हार्डकोर अटेंशन चाहिए। सर क्यों अटेंशन चाहिए सुनना, क्या बोलता है सर, अगर कोई भी ना क्लोजली हेल्ड कंपनी, सर क्लोजली हेल्ड कंपनी में क्या बोलते हैं, सर क्लोजली हेल्ड कंपनी क्या होती है सर, एक अनलिस्टेड कंपनी, पब्लिक कंपनी और प्राइवेट कंपनी फर्क नहीं पड़ता, अनलिस्टेड कंपनी। सर इसमें क्या था ना, जिस दिन लॉस हो रहा है ना, ईयर ऑफ लॉस में जो शेयर होल्डर्स हैं या शेयर होल्डिंग है, एटलीस्ट सर 51% शेयर होल्डिंग तो सर जिस साल में आप सेट ऑफ कर रहे हो ना, सर उस साल में सेम होनी चाहिए। यानी सर अगर प्रीवियस ईयर 19-20 पे का लॉस है, सर प्रीवियस ईयर 19-20 का लॉस है, ए बी सी 3 शेयर होल्डर्स है, 33% की शेयर होल्डिंग है इनके पास। सर जिस साल ये सेट ऑफ करना चाह रहे हैं उनके पास सर कम से कम एबीसी के पास सर कम से कम 51% शेयर होल्डिंग होनी ही होनी चाहिए, नहीं तो आपको सेट ऑफ करने नहीं मिलने वाला। एक एग्जांपल देखो इसका क्या कह रहा है। सर शेयर होल्डर्स है सर कौन-कौन से? सर मिस्टर अमन, मिस्टर आयान और मिस्टर सीएच। सर 34, 36, 30% के शेयर होल्डर हैं। सर नेक्स्ट ईयर कितना हो गया? सर 34% की शेयर होल्डिंग हो गई इसकी और सर 36% हो गई आयान की और सर जितने भी सीएच के शेयर्स हैं ना, इन्होंने अपने शेयर्स दे दिए किसको? मिस्टर ए को दे दिए। सर इस केस में क्या हुआ सर, क्या पुराने साल की सारी शेयर होल्डिंग क्या नए साल में है? नहीं सर, लेकिन 50% रिटेन्ड है क्या? हाँ सर 51% रिटेन्ड है ना। इस केस में सर प्रीवियस ईयर 22-23 का लॉस प्रीवियस ईयर 23-24 में अलाउ हो जाएगा। ऐसा ये पॉइंट कह के चलता है। सर लेकिन इसी केस में एक और एग्जांपल सुनो। जैसे 34% अमन के पास है, 36% अयान के पास है, सीएच के पास 30 से 30% है। सर अमन ने अपना शेयर कम करके 8% कर दिया। अयान ने अपना शेयर कम करके 8% कर दिया और सीएच ने अपना शेयर कम करके 10% कर दिया और इन सभी ने अपना शेयर किसको दे दिया? मिस्टर ए को बेच दिया। सर यानी एक बात बताओ सर, प्रीवियस ईयर 22-23 में जिनके पास 100% शेयर होल्डिंग थी, अब उनके पास कितनी शेयर होल्डिंग है? सिर्फ और सिर्फ 26% शेयर होल्डिंग है। यानी सर 51% से कम शेयर होल्डिंग चली गई ना, तो प्रीवियस ईयर 22-23 का लॉस आप प्रीवियस ईयर 23-24 में सेट ऑफ नहीं कर सकते हो। दिस इज हाउ दिस प्रोविजंस गो। लेकिन सर इसमें एक छोटा सा एक्सेप्शन है। सर सरकार कहती है अगर कोई एलिजिबल स्टार्टअप है
एलिजिबल स्टार्टअप कौन सा 80 आईएसी वाला। 80 आईएसी वाला मतलब कौन सा होता है सर? 80 आईएसी वाले स्टार्टअप कौन से होते हैं सर? 80 आईएसी जिसमें ना सर जिनका इनकॉर्पोरेशन के बाद सर 10 इयर्स तक टर्नओवर अप टू 100 करोड़ है, अप टू 100 करोड़ का टर्नओवर है सर, वो एलिजिबल स्टार्टअप होते हैं। प्लस सर उनके पास इंटर मिनिस्ट्रियल बोर्ड ऑफ कॉर्पोरेट बोर्ड का सर डीपीटीआईटी डीपीआईआईटी का सर सर्टिफिकेशन है, स्टार्टअप एलिजिबल स्टार्टअप होने का सर्टिफिकेशन है, प्लस सर वो इनोवेशन का काम कर रहे हैं सर। उनके लिए क्या कहता है, आप 51% वाला क्राइटेरिया मत मीट करो, आप 51% वाला क्राइटेरिया मत मीट करो सर, क्योंकि स्टार्टअप में डाइल्यूशन करना पड़ता है। लेकिन सरकार कहती है इस केस में ना भले आप 51% मत मीट करो, लेकिन जिस साल में लॉसेस हो रहे हैं ना, उस साल के सारे शेयर होल्डर्स ना आपके जिस साल में सेट ऑफ कर रहे हैं उस साल में शेयर होल्डर्स होने चाहिए। जिस साल में लॉस कर रहे हो सर उस साल के सारे शेयर होल्डर्स ना आपके शेयर होल्डर होने चाहिए जिस साल में आप सेट ऑफ कर रहे हो, भले एक या दो शेयर ही सर होल्ड करें। 100% शेयर होल्डर आपके सेम होने चाहिए, लेकिन सर आपकी शेयर होल्डिंग सेम हो या ना हो फर्क नहीं पड़ता सर। यानी इसी केस में वापस आओ सर, मिस्टर अमन के पास 34% थे, अब हो गए 8%। सर मिस्टर आयान के पास 36% थे, अब हो गए 8%। सर मिस्टर सीएच के पास कितने थे? 30%, अब हो गए 10%। यानी सारे के सारे शेयर होल्डर जिस साल में लॉस हुआ इस साल में भी शेयर होल्डर्स है ना सर। इस केस में सर अगर ये कोई कंपनी अगर कोई एलिजिबल स्टार्टअप होती ना तो इनको डिडक्शन मिल जाता, इनके लिए सर लॉस का सेट ऑफ मिल जाता। तो सक्सेशन के केस में क्या होता है सुनना सर, सक्सेशन के केस में ना सिर्फ और सिर्फ लॉसेस तभी अलाउ होने वाले हैं जब इनहेरिटेंस में सक्सेशन आया है सर। अदरवाइज अगर कोई पार्टनरशिप फर्म अगर सक्सेशन कर रही है ना उस केस में लॉसेस सेट ऑफ नहीं होने वाले। लेकिन सक्सेशन में तब पॉसिबल है सर जब सर उनके लीगल हायर्स बिजनेस कर रहे हैं, उस केस में भी लॉस अलाउ हो जाएंगे। उसके अलावा सर कहता है कोई भी जो सेट ऑफ है ना वो अनडिस्क्लोज इनकम के अगेंस्ट में नहीं मिलने वाला। उसके अलावा कहता है ना कोई भी लॉस कैन नॉट बी सेट ऑफ अगेंस्ट सॉरी नो लॉस कैन बी सेट ऑफ अगेंस्ट अनडिस्क्लोज इनकम कॉन्सिक्वेंट टू सर्च। अगर सर्च में कोई अनडिस्क्लोज इनकम मिली है, एक्विजिशन में कोई इनकम मिली है, सर्वे में कोई इनकम मिली है सर, उसके अगेंस्ट में भी कोई भी सर लॉसेज आपको सेट ऑफ नहीं मिल सकते। उसके अलावा सर कहता है टीडीएस सर्वे को एक्सक्लूड कर रखा है, टीडीएस सर्वे में जो इनकम मिली है सर उसके अगेंस्ट आप सेट ऑफ कर सकते हो। सर कहता है ट्रांजैक्शन को स्टॉक मानेंगे, कमोडिटी मार्केट में कैसे कैसे ट्रीट करेंगे, जो भी इंट्राडे ट्रांजैक्शन है उसको स्पेक्युलेटिव मान लो हमेशा। अगर शेयर्स आपके पास स्टॉक इन ट्रेड की तरह है तो उनकी इनकम पीजीपी मानो। अगर सर कैपिटल या एसेट की तरह है तो कैपिटल गेन की इनकम मानो। अगर डेरिवेटिव है, फ्यूचर ऑप्शन है तो इनको आप नॉर्मल बिजनेस की तरह ट्रीट करोगे। सीक्वेंस क्या होने वाला है सेट ऑफ का? पहले कहता है सेट ऑफ ना आप पीजीपी इनकम को करने वाले हो किससे? करंट या डेप्रिसिएशन से। सेकंड कहता है ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस से करने वाले हो, फिर अनअब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन से कर देना, फिर अनअब्सॉर्ब्ड कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑन साइंटिफिक रिसर्च कर लेना। सर याद है सेक्शन 35 में अपने को बोला गया था रिसर्च के टाइम पे अगर बिजनेस कर रहे हो या बिजनेस से पहले रिसर्च कर रहे हो तो आपको कैपिटल एक्सपेंडिचर का डायरेक्शन मिल जाता था 100%। कहता है वो डायरेक्शन अगर कुछ अनअब्सॉर्ब्ड रह गया तो बाद में कर लेना आप अनअब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन के बाद। लास्ट में कहता है प्रमोशन फैमिली प्लानिंग के लिए अगर आप कोई खर्चा कर रहे हो ना इसका भी डिडक्शन आप बाद में लेना। कब बाद में लेना? जब आप इसको यूज कर लो उसके बाद इसको यूज कर लो, लास्ट में इसका डिडक्शन ले लेना। इतना सा ये पॉइंट कह के चलता है। एक बार इनहेरिटेंस वाला वापस देखो क्या कह रहा है सक्सेशन वाला। कैरी फॉरवर्ड एंड सेट ऑफ इज अलाउड ओनली इफ सक्सेशन इज बिकॉज ऑफ इनहेरिटेंस। अगर इनहेरिटेंस के केस में सक्सेशन मिल जाएगा यानी लॉस आपको मिल जाएगा। इन अदर केसेस नॉट अलाउड। लीगल हायर्स कैन कैरी फॉरवर्ड सेट ऑफ बिजनेस लॉस इफ दे फॉर्म फर्म दे देन प्रीवियस ईयर के लॉसेस कर सकते हैं। यानी फॉर एग्जांपल अगर कंपनी का सक्सेशन हो रहा है ना, कंपनी के सक्सेशन में लॉसेस नहीं मिलने वाले। अगर कोई इंडिविजुअल केस में इनहेरिटेंस के कारण सक्सेशन हो रहा है ना, इस केस में लॉसेस मिल जाएगा। अदरवाइज इनहेरिटेंस के अलावा कोई अगर सक्सेशन हो रहा है ना सर, लॉसेस नहीं मिलने वाला। लेकिन पार्टनरशिप फर्म में क्या होता है सर, पार्टनरशिप फर्म में भी इनहेरिटेंस के कारण अगर कोई सक्सेशन हो रहा है या फिर सर उनके लीगल हायर कोई बिजनेस कंटिन्यू करे, लॉसेस मिल जाएंगे। अदरवाइज आपको लॉसेस पार्टनरशिप फर्म में भी नहीं मिलने वाले हैं। दैट इज हाउ थिंग्स को एग्जांपल देख लो एक बार। फॉर एग्जांपल एबीसी 3 पार्टनर्स थे, एबीसी 3 पार्टनर्स से चले गए पीक्यूआर। सर पीक्यूआर अगर इनके तीनों के लीगल हायर्स है ना तो फिर लॉस मिल जाएगा। तो अगर पीक्यूआर लीगल हायर्स नहीं है, ये फर्म बेच दी गई है, तो फिर इस केस में कोई भी लॉसेस आपको नहीं मिलने वाले। दैट इज हाउ थिंग्स को 27 मिनट्स में पूरा चैप्टर कंप्लीट करवा दिया। आप इसको 1.5 पे देखना, आपका पूरी तरह से काम हो जाएगा, आपको कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। सी यू सून इन अनदर वीडियो जहां पे हम और भी दूसरे टॉपिक को इसी तरीके से बहुत सुंदर तरीके से कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है, अगर कोई डाउट आता है टेलीग्राम चैनल पे आ जाओ। कोई अगर कंसेप्ट के बारे में दिक्कत है मेरे से टेलीग्राम चैनल पूछ लो। अगर इसकी पूरी प्लेलिस्ट चाहिए, कोई भी डिटेल चाहिए, मेरे टेलीग्राम चैनल पे आओ। बुक मैंने सब टेलीग्राम चैनल पे दे रखी है। सी यू देयर, सी यू ऑल पासिंग विद फ्लाइंग कलर्स।